मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुहेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल जयपुरियार लॉ क्लासेस पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट को जो भी नवंबर महीने में आया है उससे आपके सामने रख रहा हूं, उसे डिकोड कर रहा हूं, उसे समझाने की कोशिश आप लोगों को मैं करने जा रहा हूं। यह मामला है क्या? यह मामला है फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर बैंक से लोन लेने का और बाद में वन टाइम सेटलमेंट के द्वारा उसे चुकाने का और फिर जो केस हुआ है उसको क्वैश करवाने का यह मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा है, सुप्रीम कोर्ट के डिविजनल बेंच ने, जिसमें कि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विक्रम नाथ एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संदीप मेहता थे जिन्होंने इस केस की सुनवाई की। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर यदि कोई लोन लिया गया है बैंक से और उसके बाद वन टाइम सेटलमेंट कर भी दिया गया है तब भी उस केस को क्वैश नहीं किया जा सकता। इस केस को हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया था। उसी के आधार पर उसने उस रिस्पोंडेंट जो थे उन्होंने उस पर अपील की और अपील में यह जो ऑब्जर्वेशन आया सुप्रीम कोर्ट का हुआ है। अब यह मामला है क्या, इसको आप जानिए तब आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। यह मामला है पंजाब एंड हरियाणा का। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है। तो यह केस है, सुप्रीम कोर्ट में जो केस फाइल हुआ है वह सीबीआई वर्सेस सर्वोदय हाईवेज लिमिटेड। सीबीआई इस केस में अपलेंट है सुप्रीम कोर्ट में और सर्वोदय हाईवेज लिमिटेड जो है वह रिस्पोंडेंट नंबर 1 है। इसके अलावा इसके 5 डायरेक्टर हैं जो इसमें रिस्पोंडेंट है और साथ ही साथ बैंक मैनेजर जिन्होंने लोन को सैंक्शन किया था और जो इस केस में षड्यंत्र के समान भागीदार थे, उन सब के खिलाफ में यहाँ पर यह मामला आया है। यह मामला है क्या? यह मामला है 2012 के लोन से संबंधित। 2012 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर से सर्वोदय हाईवेज प्राइवेट लिमिटेड ने 50 करोड़ का लोन लिया था। 50 करोड़ का क्रेडिट लिमिट का लोन लिया था और 10 करोड़ का वर्किंग कैपिटल के रूप में उसने लोन लिया था 2012 में। उसने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था वहां पर उसने यह बैंक के सामने दर्शाया कि यह जो कंपनी है, हाईवेज लिमिटेड कंपनी है, वह कंपनी जो है रेजिडेंशियल कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में काम करती है, हाईवेज को बनाती है, ब्रिजेज को बनाती है और वह पूरे भारत में इस तरह के काम को करती है। और उसने यह दावा किया कि उसे 324 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर मिला हुआ है। 10 वर्क ऑर्डर उसे मिला हुआ है। मोर देन 3 करोड़ का वर्क ऑर्डर उसे मिला हुआ है और उसने वर्क ऑर्डर को वहां पर सबमिट भी किया और साथ ही साथ उसने अपने कुछ असेट्स को भी दिखलाया, जो उसके कंपनी के असेट्स थे उसे उसने दिखलाया और उसके आधार पर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर ने उसे लोन सैंक्शन कर दिया। क्रेडिट लिमिट जो था उसने 50 करोड़ का प्लस 10 करोड़ का जो कैश लिमिट था उसने उसे सैंक्शन कर दिया। लेकिन 2013 में यह अकाउंट पूरी तरह से इरेगुलर हो गया। इरेगुलर कब होता है? जब ईएमआई आप समय पर नहीं देते हैं और 3 बार आप लगातार डिफॉल्टर यदि होते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट आप नहीं देते हैं, तब बैंक उसे एनपीए डिक्लेयर कर देता है। लेकिन जहां पर बड़े बड़े लोन होते हैं वहां पर वह उस पर इंक्वायरी कराता है, तुरंत एनपीए डिक्लेयर नहीं करता है क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में कभी कभी परेशानी आती है। तो बैंक ने क्या किया कि 2013 में एक इंटरनल इंक्वायरी इनिशिएट करा दिया। तो जब इंटरनल इंक्वायरी शुरू की गई तो सबसे पहले जो इंक्वायरी होती है जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं उसके आधार पर, तो उसने पाया कि जो लियन किया गया है, जो मॉर्गेज रखा गया है बैंक में, उससे तो पटवारी के ऑफिस में उसको तो रजिस्टर्ड ही नहीं कराया गया। जो लियन किया गया उस लियन की चर्चा तो वहां है ही नहीं। तब बैंक के कान खड़े हुए और बैंक ने इन सारी चीजों को चेक करना प्रारंभ किया तो उसने पाया कि जो भी डॉक्यूमेंट दिया गया है सर्वोदय हाईवेज लिमिटेड के द्वारा वह सारे के सारे दस्तावेज ही फर्जी निकले थे। वह उसने जो वर्क ऑर्डर दिया था 10 वर्क ऑर्डर, उसमें 1 वर्क ऑर्डर उसे मिला हुआ था, बाकी 9 वर्क ऑर्डर जो था वह फर्जी था, वह उसके नाम पर
था ही नहीं। तब बैंक ने जनवरी 2015 में एक कंप्लेन फाइल कर दिया इसके खिलाफ। अपैरेंटली फ्रॉड का मामला था और ये कंप्लेन फाइल किया कि 52 करोड़ का जो लोन था, एग्जिस्टिंग लोन 52 करोड़ का उस समय था, कुछ चुकाया गया था, बचा हुआ जो रेस्ट था वो 52 करोड़ का था। तो 52 करोड़ के लोन पर उसने कंप्लेन को फाइल कर दिया। उसके आधार पर डीआरटी में रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो गई। डीआरटी में जो सरफेसी एक्ट के तहत रिकवरी प्रोसीडिंग चलती है, तो रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो गई कि भाई पैसा मुझे चाहिए, केस कर दिया। दूसरी तरफ जनवरी में एक केस हुआ, फरवरी में सीबीआई ने उस कंप्लेन के आधार पर केस को टेकअप कर लिया। मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि यदि 3 करोड़ से ऊपर का लोन है और वह आप डिफॉल्टर हैं और बैंक को लगता है कि इसमें कुछ आपने गड़बड़ी की है, फ्रॉड की है, तब ऐसी स्थिति में केस सीबीआई को चला जाता है। लेकिन यहाँ पर यदि कंप्लेंट बैंक के द्वारा यह किया गया है कि फ्रॉड ही कर लिया गया है, तो सीबीआई ऑटोमेटिकली 3 करोड़ से ऊपर के मामले में इस केस को टेकअप कर लेती है। सामान्यतः 3 करोड़ से नीचे के केस को सीबीआई टेकअप नहीं करती है, लेकिन 3 करोड़ से ऊपर के केस को सीबीआई टेकअप करती है। तो यह मामला था 52 करोड़ का, तो सीबीआई ने टेकअप कर लिया। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन आरंभ किया। तो सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेशन आरंभ किया तो सीबीआई ने यह पाया कि यह तो पूरी तरह से फ्रॉड का मामला है। यहाँ पर न तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो लियन किया गया है उसकी कोई चर्चा है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो लियन किया है, जो अपना गिरवी रखा है, उसको बेचकर वह भाग सकता है। दूसरा, जो पेपर सबमिट किया गया है वह गलत है। ये सारी चीजें जो थी वह गलत है। तीसरा, उसने पाया कि जो सर्वोदय हाईवेज लिमिटेड है उसके साथ बैंक का जो मैनेजर, उस समय बैंक का मैनेजर शायद नाम निशान लाल था, तो वह जो मैनेजर था उस समय का वह भी उसमें कनाइब किया हुआ, उसने सारी चीज को अप्रूव किया और सब मिलकर इन लोगों ने बैंक के साथ फ्रॉड किया है और पब्लिक एक्सचेकर का, पब्लिक रेवेन्यू का इन लोगों ने लॉस किया है। तो सीबीआई ने उसके आधार पर एफआईआर को लॉन्च कर दिया और सीबीआई कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग शुरू हो गई। अब देखिए, दो तरफ से प्रोसीडिंग चल रही है। एक तो डीआरटी में चल रहा है रिकवरी के लिए, सरफेसी एक्ट के तहत रिकवरी के लिए बैंक चली गई है, और दूसरी तरफ सीबीआई के कोर्ट में फ्रॉड का केस चलने लगा। वो जो सेक्शन जो लगाया गया था, वो सेक्शन भी बहुत ही गंभीर धाराएं लगाई गई थी। सेक्शन 120B एफआईआर जो किया गया सीबीआई के द्वारा, 120B, 406, 420, 467, 468, 471 ऑफ द आईपीसी, और साथ ही साथ इसमें पीसी एक्ट की भी धारा लगाई गई, क्योंकि बैंक मैनेजर इसमें इन्वॉल्व था। क्योंकि बैंक मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट था, इसीलिए उसमें पीसी एक्ट के तहत भी केस को दर्ज किया गया। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद सीबीआई ने चार्जशीट सबमिट कर दिया नवंबर 2016 में, और यह प्रोसीडिंग शुरू हो गई। जब चार्जशीट सबमिट किया गया तो कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया। कॉग्निजेंस लेने के बाद यह प्रोसीडिंग जो शुरू हो गई, तब इन लोगों का दिमाग थोड़ा सा ठनका, ये लोग थोड़ा अलर्ट हुए और ये लोग बैंक के साथ वन टाइम सेटलमेंट में चले गए। डीआरटी से इन लोगों ने आदेश पारित करवाया और 42 करोड़ पर वन टाइम सेटलमेंट इन लोगों ने कर लिया। जब ये सीबीआई की प्रोसीडिंग चल रही थी, तभी डीआरटी में जो प्रोसीडिंग थी वहां पर वन टाइम सेटलमेंट का आदेश करवा लिया और वन टाइम सेटलमेंट हो गया 42 करोड़ पर। अब क्या हुआ, तो जब 42 करोड़ पर यह सेटलमेंट हो गया, तब ये लोग वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर चले गए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया। यह सेक्शन 482 में क्रिमिनल क्वेश्चनिंग के लिए चले गए। किस चीज का क्वेश्चनिंग था? जो एफआईआर हुआ था और जो प्रोसीडिंग चल रही थी, तो इंटायर प्रोसीडिंग के क्वेश्चनिंग के लिए सेक्शन 482 में पावर है हाई कोर्ट को। अब तो सेक्शन 528 ऑफ द बीएनएसएस हो गया है, पहले 482 ऑफ द सीआरपीसी था, तो वहां चले गए। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बहुत सिंपली अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि चूंकि वन टाइम सेटलमेंट हो गया है, बैंक को अपना पैसा मिल गया है और बैंक इस पर एग्री कर गया है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रोसीडिंग को चलाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसने पूरे इंटायर प्रोसीडिंग को, जो कि सीबीआई कोर्ट में चल रहा था डिस्ट्रिक्ट में, उसे उसने
क्वैश कर दिया। अब सीबीआई जो थी, जो कि सीबीआई भी वन ऑफ द पार्टी थी इसमें, क्योंकि उसने ही इन्वेस्टिगेशन किया था, उसने ही केस दर्ज किया था। सीबीआई इस केस में क्रिमिनल अपील में चली गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में यह जाकर यह कहा, उसने बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा कि यह मामला सिर्फ यह नहीं है कि लोन केवल डिफॉल्टर थे और वन टाइम सेटलमेंट है, यह मामला है फ्रॉड का। तो यह फ्रॉड के मामले में तो जो क्वैशिंग की गई वह तो गलत है। हाई कोर्ट ने यह कहा है कि वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर, चूंकि वन टाइम सेटलमेंट हो गया है और बैंक को अब कोई ग्रीवांसेस नहीं है, तब ऐसी स्थिति में एक क्वैश कर दिया गया है। लेकिन सीबीआई का कहना था कि यह तो फ्रॉड का मामला है, ये तो वन टाइम सेटलमेंट का मामला है ही नहीं। दूसरी चीज है कि बैंक जो सेटल किए वो तो लेस अमाउंट पर किए, बैंक को तो लॉस हुआ है और ये पब्लिक एक्सचेकर का लॉस है, तो ऐसी स्थिति में यह क्वैश करना गलत है। हाई कोर्ट ने पूरे मामले को सुना, बहुत सारे जजमेंट को उसने देखा भी, कोर्ट भी किया, और यह बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन दिया और यह कहा कि सीबीआई ने चूंकि यह पाया है कि यह बहुत ही स्पष्ट तौर पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला है, फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का मामला है, फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मामला है, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट तौर पर फ्रॉड का मामला है। और उतना ही नहीं, यह प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बैंक मैनेजर भी इसमें इन्वॉल्व है, तब ऐसी स्थिति में इसको क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है, पहला पॉइंट उसने कहा। दूसरा कहा कि बैंक मैनेजर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मिल चुका है, इस चीज को भी हाई कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। तीसरी चीज उसने यह कहा कि बैंक को जो है वो लॉस भी हुआ है, बैंक को जो है वन टाइम सेटलमेंट हुआ है लेकिन बैंक को लॉस हुआ है। तो उसने कहा कि हाई कोर्ट ने इन सारे चीजों को इग्नोर कर दिया, सारे चीजों को दरकिनार कर दिया, और दरकिनार कर सिर्फ इस आधार पर कि वन टाइम सेटलमेंट हो गया है, ये केस को क्वैश कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। और उसने जो इम्प्यून्ड ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया, और साथ ही साथ ट्रायल कोर्ट में जो सीबीआई का केस चल रहा था उसको पुनः इनिशिएट करने की इजाजत दे दी। यहाँ पर मित्रों सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया बहुत स्पष्ट तौर पर है कि यदि फ्रॉड कर कर कोई लोन लिया जाता है और वो लोन बाद में चुका भी दिया जाता है, तब भी यह केस खत्म नहीं होता है और इसको किसी भी कोर्ट के द्वारा क्वैश नहीं कराया जा सकता है। यह हाई कोर्ट को क्वैश करने का पावर है, सुप्रीम कोर्ट को क्वैश करने का पावर है, तो क्वैश नहीं किया जा सकता है। तो इस बात को आप बहुत स्पष्ट तौर पर जान लें कि जो पहले जो यह होता था कि बैंक से लोन लिया, वन टाइम सेटलमेंट किया, बैंक को लॉस कराया, फर्जी डॉक्यूमेंट दिया और वह क्रिमिनल केस को अपने क्वैश करा कर वह निकल गए, अब यह संभव नहीं है। तो मित्रों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।